लेकिन मुझे बताइए कि अगर अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया के जाति जनगणना की वजह से इतने विकसित राष्ट्र बने हैं, उन्होंने तो कोई जाति जनगणना नहीं कराई, वो तो इतने विकसित कैसे हो गए? तो भारत करा के कौन सा तोप दाग देगा? हाँ, उनके यहाँ इतनी बराबरी गैर बराबरी भी नहीं थी कि जाति से प्रोफेसर बनोगे कि नहीं बनोगे तय हो रहा है। तो उनके यहाँ भी काला गोरा बहुत चलता है। है। जातीय जनगणना पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। बड़ी संख्या में लोग जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, जबकि भाजपा से जुड़े हुए और आरएसएस से जुड़े हुए लोग जातीय जनगणना के खिलाफ हैं। कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा था वो सबको पता है। अब आरएसएस चीफ मोहन भागवत का भी बयान आया है। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं। नमस्कार प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। कंगना रनौत को तो आपने सुन लिया, उन्होंने कहा था जातीय जनगणना की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान आया है, क्लियर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा है, जलेबी बनाते हुए कहा है। हालांकि उनको पता है कि डायरेक्ट अगर इसको अपोज करेंगे तो दिक्कत होगी, तो वो उन्होंने कहा है कि करवा लो, करवाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका पॉलिटिकल यूज नहीं होना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आता है कि जातीय जनगणना का पॉलिटिकल यूज कैसे होगा। बहुत शुक्रिया अनिल दा, और बहुत गंभीर सवाल जिसके लिए आप जाने जाते हैं, बेबाक बात। देश का सबसे ज्वलंत सवाल इस समय है जातीय जनगणना। देश की तरक्की और जो आइडिया ऑफ इंडिया हम लोग कहते हैं कि सबका भारत बने, बराबर का भारत बने, वो सपना अधूरा है जो संविधान का सपना था और उसके बाद राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया थी, वो दोनों अधूरी है। वो पूरी तब होगी जब जाति जनगणना होगी। एक लाइन का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है ये, जाति जनगणना हो इसलिए पूरे राष्ट्र की भलाई है। तो इस पर अगर राजनीति होती है तो ये बुरा नहीं है। जिससे राष्ट्र का भला हो, जिससे राष्ट्र में सबको सबका हिस्सा मिले, सबको अधिकार मिले, जिसने ज्यादा अधिकार ले लिया है उसका पता चल जाए, जिसको बिल्कुल नहीं मिल पाया वो पता चल जाए, इस पर राजनीति हुई तो अच्छी बात है। कंगना रनावत जैसे लोग के ऊपर क्या ही टिप्पणी करें, उनका माननीय सांसद है, माननीय हैं, निश्चित रूप से हैं, लेकिन उन पर मैं कोई क्या बात कहूँ, उनकी बातों में वो बात नहीं है। टेलीविजन चैनल के लोग तो नहीं, भागवत साहब जो कह रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल यूज खतरनाक है, तो क्या उनको क्या डर है कि किस तरह से इसका पॉलिटिकल यूज होगा? हाँ, असली चीज आरएसएस के प्रमुख के बयान है। बहुत संभल के आपने इंटरव्यू में बहुत ठीक बात बोली कि जलेबी बनाई है, विरोध कर नहीं सकते। 15 में जब बिहार में बोला था आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तो राजनीतिक बयान था, राजनीतिक बयान का राजनीतिक नुकसान हुआ, तो उसी से संभल के ये बोले हैं। उसी से पूरा, और देश में जो बहुजन राजनीति मजबूत हुई है। राजनीति बुरी चीज नहीं है, हर चीज राजनीति है। हम और आप बात कर रहे हैं तो हम भी राजनीति कर रहे हैं। हाँ, राजनीति और कर रहे हैं। और कोई अपने संगठन के आगे कितना भी बड़े अक्षरों में लिखवा दे कि वो गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन सबसे बड़ी राजनीति इस देश का वही कर रहा है, पॉइंट नंबर 1। इसलिए उनका हर बयान राजनीतिक होता है। 4 जून के बाद 5-6 जून को जो बयान देंगे वो राजनीतिक बयान होगा। चुनाव के पहले राजनीतिक भूमिका निभाएंगे, अपने कैडर को ट्रेंड करके राजनीति में भेजेंगे, राजनीति वाले को अपने से नियंत्रित रखेंगे। तो देश के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ के बयान को मैं सबसे बड़ी राजनीति मानता हूं। नंबर 1, राजनीतिक बयान, राजनीतिक इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि राजनीति किस चीज का नाम है? राजनीति जनता की नुमाइंदगी करती है। तो जो जनता का सवाल है वो राजनेता का सवाल होता है, जो जनता का नेता होता है। उनको क्या इस बात का डर है कि पॉलिटिकल यूज होगा तो बहुजनों की संख्या 80, 75 या 85 जो भी निकल के आएगी, उनको डर है फिर जो प्रतिनिधित्व है अगड़ों का, उनको ये डर है कि फिर वो प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, उस हिसाब से पार्टियां टिकट देंगी और उनकी पॉलिटिकल भागीदारी उस हिसाब से अनुपात में कम हो जाएगी और जिनकी संख्या निकल कर आएगी वो ज्यादा भागीदारी की मांग करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मैं यही कह रहा था कि जैसे उनको चिंता यही है कि जाति जनगणना होगी तो 2 काम होगा, जो एकदम साफ बात समझनी चाहिए। जाति जनगणना होगी तो जो राजनीतिक हिस्सेदारी, मंडल आंदोलन के पहले की भारत अलग था, मैं मंडल आंदोलन को विभाजन रेखा मानता हूं। उसने क्या किया, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बीच एक चेतना भरी, तो राजनीति दिखने लगी। 70 के बाद से धीरे धीरे शुरू हुआ था। तो वो जो पिछड़ों की, दलितों की, बहुजनों की राजनीति है, वो राजनीति सवाल पूछती है कि हमारे लोग कहाँ कितने हैं, विश्वविद्यालय में कितने हैं, जज कितने हैं, प्रोफेसर कितने हैं, उसके बाद फिर डीएम, एसपी, सब कुछ। तो देश तो यही चलाते हैं ना। तो जब वो हिस्सा मांगने लगेंगे, इसका मतलब वो देश चलाने में हिस्सेदार हो जाएंगे। वर्चस्व मुट्ठी भर लोगों का जो है वो टूट जाएगा। ये वर्चस्व वाले लोग उस आरएसएस के सीधे रिश्ता रखते हैं, क्योंकि अधिकांश वही लोग हैं। तो राजनीति अगर इस पे होगी तो राजनीतिक बदल जाएगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, आरएसएस चाहता है कि धर्म के नाम पर गोलबंद रहे, सब पहचान धर्म रहे।
और जैसे ही जाति पहचान में आती है तो ये पता चलता है कि धर्म में एक ही छतरी के नीचे सबकी जातियां अलग होने से धर्म बदल गया, किसी का भगवान बदल गया, मंदिर में कौन जाएगा कौन नहीं बनेगा, कौन पुजारी होगा कौन नहीं बनेगा, और फिर हिस्सा मांगेंगे हर जगह। तो जाति केंद्रित राजनीति धर्म केंद्रित राजनीति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो उनको भीतर से चुनौती पेश करता है। मुसलमान होगा तब तो आप आतंकवादी विदेशी क्या क्या कह के बुलडोजर चलवा देंगे, लेकिन जब एक दलित, एक पिछड़ा, एक अति पिछड़ा सवाल पूछेगा कि हमारे लोग कहाँ हैं, हमारा हिस्सा कहाँ है और कौन हिस्सा खाया, तब तो पता चलेगा कि अधिकांश लोग एक ही धर्म में मिल जाएंगे। तो इस चीज से आरएसएस का विचार टूट जाएगा। आरएसएस जिस विचार पर पूरे 100 साल से विमर्श कर रहा है, उस विमर्श को सामाजिक न्याय का विमर्श ध्वस्त कर देता है। क्या लगता है जातीय जनगणना का विरोध अगली जातियों में खासकर ब्राह्मण ज्यादा करते हैं? क्या उनको इस बात का डर है कि जब जातीय जनगणना हो जाएगी और सारे आंकड़े आ जाएंगे, तो अभी तो लोग सवाल नहीं उठाते हैं, उनको किसी को पता ही नहीं कि किस कितनी संख्या है, तो जब यूनिवर्सिटीज में, एकेडमिक संस्थानों में, सचिवालय में, तमाम ऑफिसेज में जैसे ही एक ही जाति लोगों का वर्चस्व है, तो उनको डर है कि तब लोग सवाल उठाएंगे कि ये संख्या इनकी 3%, 2% है और ये इनका प्रतिनिधित्व जो है 70-75% है, तो इस पे सवाल उठेगा। क्या इस बात का डर है कि वो अपोज करते हैं जाति जनगणना को? बिल्कुल ठीक बात है। असल में संविधान या संवैधानिक मूल्य यही तो कहता है ना कि जिसका जितना हिस्सा है उसकी जगह उतनी होनी चाहिए। यही देश को मजबूत करेगा, यही देश में सबको सबका हिस्सा दिलाएगा तो देश मजबूत होगा। मुट्ठी भर लोगों को सब कुछ अधिकार मिला हुआ है हजारों साल के गैर बराबरी के चलते। कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग थे, वर्चस्व में थे, तो वो अपना वर्चस्व जब टूटता है तो उनको लगता है कि यार ये तो हमारा खेत था, हम इतने दिन से इस पे कब्जा कर रहे थे, यहाँ फसल जो पैदा होती थी हमारी थी, इसके मालिक हम थे, ये पूरा यहाँ, और बाकी सब मजूर हैं, एक मजूर उधर लगाए, एक मजूर उधर लगाए। कुछ दिन बाद पता चला कि वो खेत का मालिक जो कह रहा था कि मेरा खेत है, वो तो उसका था ही नहीं, वो तो उन सबका हिस्सा था जो उसने कई चीजों से, शिक्षा से, मनोविज्ञान से, ताकत से, सत्ता की ताकत से कब्जाया हुआ था। उसको जब ये पता चल गया जनता को कि ये तो हमारा हिस्सा है और हमें हमारा हिस्सा चाहिए, तो जिससे जाएगा उसको लगेगा कि तो मेरा हिस्सा जा रहा है, जबकि वो तो उसका अवैध कब्जा था ना, क्योंकि बाकी लोगों को पता नहीं था कि ये तो मेरा है। संविधान ने, मंडल आंदोलन ने, शिक्षा ने एक चेतना पैदा की, बहुजन आंदोलन ने एक चेतना पैदा की। तो जो भी मुट्ठी भर होगा उसको हमेशा ही लगेगा कि मेरे हाथ से ताकत चली गई, मेरे हाथ से कंट्रोल चला गया। मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं प्रोफेसर रहा 14 साल, और विश्वविद्यालयों में, मेरा विश्वविद्यालय जो दिल्ली विश्वविद्यालय था 1922 में बना, 2024 आ गया। मैं तो दावे से कह रहा हूं एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी वाइस चांसलर क्यों नहीं? क्या काबिल नहीं थे? क्या प्रोफेसर में 90 से 97% प्रोफेसर, मुट्ठी भर लोगों के, तो विश्वविद्यालय सबका कैसे बन पाया? ये सवाल पूछना अगर किसी के वर्चस्व को चुनौती देता है तो ऐसे वर्चस्व तो टूट जाना चाहिए और देश की जनता को ऐसे लोगों के खिलाफ होना चाहिए। जाति की बात जहां तक है कि एक ही जाति के लोग, जिसको लाभ मिलेगा वो उसका विरोध करेगा। इस देश ने घोर आरक्षण विरोधी बयान कौन देगा? तो कंगना जैसे लोग एक सैंपल है। मैं तो कंगना को एक सैंपल मानता हूं कि जितने आरक्षण विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी, उनका जनरल नॉलेज कितना खराब है। उनको पता ही नहीं कि आरक्षण मतलब गरीब महिला होती है, गरीब किसान होता है। नहीं, जो दलित किसान होगा, जो अति पिछड़ा किसान होगा, पिछड़ा किसान हो, जो आदिवासी है, वो किसी सवर्ण गरीब किसान की जैसा नहीं होगा। एक महिला के नाम पर हर तरह का अन्याय हो सकता है और होता है, महिला पहचान पर, लेकिन अगर वही महिला दलित निकल आए, वो आदिवासी हो, अति पिछड़े समाज की हो, पिछड़े समाज, पसमानदा हो, वो अत्याचार कई गुना बढ़ जाता है। इस पर शोध हुआ है, समाजशास्त्र की किताबें लिखी गई, मनोविज्ञान। तो आपको अगर पता ही नहीं कि महिला, गरीब, इसके अलावा भी जाति सबसे बड़ी सच्चाई है, ये बात मोहन भागवत अच्छे से जानते हैं, वरना उनके अपने संगठन के कौन प्रमुख होते हैं? आरएसएस के सबसे चलाने वाले लोग कौन? सारे वही लोग हैं, उसमें भी श्रेष्ठतम। अच्छा, ये तो हो गई, आपने तमाम पक्ष की बातें कर दी, लेकिन मुझे बताइए कि अगर अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया कि जाति जनगणना की वजह से इतने विकसित राष्ट्र बने हैं, उन्होंने तो कोई जाति जनगणना नहीं कराई, वो तो इतनी विकसित कैसे हो गए? तो भारत करा के कौन सा तोप दाग देगा? हाँ, उनके यहाँ इतनी बराबरी, गैर बराबरी भी नहीं थी कि जाति से प्रोफेसर बनोगे कि नहीं बनोगे तय हो रहा है। तो उनके यहाँ भी काला गोरा बहुत है। अमेरिका, फ्रांस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कितने पहले हुई, 3-4 शताब्दियां बीत गई, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का मूल्य आ गया, और अमेरिका गृह युद्ध झेलना पड़ा, एक नहीं 2-2 बार। व्हाइट हाउस नाम रखा था और वहां के गृह युद्ध झेलना पड़ा उसी रंग भेद के चलते।
नस्ल भेद के चलते यूरोप में कितनी तबाही हुई। तो जितनी जगह पर गैर बराबरी थी उन्होंने उनको बर्बाद किया। उसी अमेरिका में, और पीछे का उदाहरण छोड़ दूं, गृह युद्ध के बाद का अमेरिका देखिए, 2-3 साल पहले की बात है, एक व्हाइट पुलिस वाला एक ब्लैक को घुटने के बल दबा करके मारता है, पीटता है, वीडियो वायरल होती है। कोरोना के समय 3-4 साल हुआ, पूरा अमेरिका आंदोलित होता है। ब्लैक आगे खड़े होते हैं तो उनसे भी आगे वहां के व्हाइट खड़े होते हैं कि ये गलत है रंगभेद। और एक तस्वीर अगर किसी ने न देखी हो तो देखिए, व्हाइट लोग घुटने पर बैठकर ब्लैक से माफी मांग रहे हैं कि हमने नहीं, हमारे पुरखों ने भी तुमसे गलत व्यवहार किया था। हमारे यहाँ आज लोग कहते हैं हम थोड़ा शोषण किए, हम तो एक थाली में खाते हैं। नहीं, थाली में खाना नहीं है, एहसान नहीं चाहिए। व्हाइट और ब्लैक के बाद व्हाइट हाउस जिसका नाम रखा था इमारत का, उसमें एक ब्लैक राष्ट्रपति बना। आज तक इस देश में कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा, कोई दलित, आदिवासी क्या प्रधानमंत्री बन पाया? तो गैर बराबरी किसी भी, मोदी जी हैं, मोदी जी कैसे ओबीसी हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब वोट लेना हो तो ओबीसी हैं, गरीब भी हैं, चाय भी बेचते रहे, हम इसका सम्मान करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान था तो चाय बनाने वाला देश का पीएम बन गया। कम एजुकेटेड भी, कुछ भी नहीं है, डिग्री का पता ही नहीं है कौन सी वाली है कौन सी नहीं। ये खूबसूरती है इस देश के संविधान की। लेकिन आप जिस सीढ़ी से चढ़ के गए वही तोड़ दिया। अब कौन चाय बेचने वाला चुनाव लड़ सकता है? प्रधानी चुनाव लड़ सकता है चाय बेचने वाला? ईमानदारी से बताइए। 10, 20, 25 लाख रुपया खर्च हो रहा है, तो 20 लाख 25 लाख मिनिमम है। तो अब प्रधानमंत्री तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? उसके पीछे कोई आरएसएस हो, हजारों करोड़ वाला दो A1 A2 अडानी अंबानी, तो कितना कितना सब है। तो इसलिए कहने वाला दिखाने वाला दांत कुछ और होता है। भारत देश में क्या है कि आदिवासी कहाँ है इस देश में? फिर वही सवाल है ना कि मंगल पे ग्रह वो यान जा रहा है, तमाम चीजें हो रही है, बिना ड्राइवर की कार आ रही है, हम लोग अभी जाति जाति खेल रहे हैं। हाँ, मतलब एक हमारे भोजपुरी के कवि हैं, मैं गया पूर्वांचल बिहार की तरफ, तो वो उन्होंने कविता सुनाई कि आदमी गइल चांद पे गांव में डाइन बा। ये इस देश का अंतर विरोध है। इस देश के घरों में अंधविश्वास, पाखंड सिखाया जाता है, और वही बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको विज्ञान सिखाया जाता है कि पृथ्वी ग्रह है, सूरज के चारों तरफ घूमती है, ये विज्ञान है। तो घर में कुछ और है, बाहर कुछ और है। ये इस देश के वही बात है। आप लोग भी कहाँ साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप लोग भी तो जाति गिनने में लगे हुए हैं। जाति इसलिए गिनने में लगे हैं कि जाति के नाम पर ये पता हो गया कि किसको शिक्षा मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसके पास जमीन होगी, किसके पास नहीं होगी, किसको रोजगार मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, सब कुछ तय कर रही है जाति। इसलिए जो बाधा बन गई, पहले उस दीवार को गिराना होगा। दीवार गिराने के लिए दीवार को पहचानना जरूरी है कि बाधा बनी कैसे है जाति। अगर जाति टूटेगी तो जाति गिनने से टूटेगी, और गिनेंगे तो जाति पता चल जाएगा कि कैसे इसको तोड़ना है। और जब जाति तोड़ेंगे, बराबरी समाज बनाएंगे, तो अमेरिका, ब्रिटेन, क्या आप उससे बेहतर समाज बन सकते हैं। भारत एक बहुत खूबसूरत देश है। लेकिन जो लोग दीवार के ऊपर बैठे हैं वो सब नीचे वालों से कहते हैं नहीं, दीवार ही तो भारत है। नहीं, तुम ऊपर बैठे हो इसलिए तुमको लगता है कि तुम ही भारत हो। तो आप लोग जो जाति जनगणना की मांग करते हैं, अगड़ों से आप लोगों को कोई दिक्कत है? नहीं, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं। हम ये कहते हैं कि हमें न्याय की बात करनी है, समता की बात करनी। अगड़ों में भी एक तबका है ना। नहीं, आप लोगों की स्पीचेज होती हैं, आप लोग डायरेक्ट अगड़ों पे नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हमने कहा खाली आपके नहीं, जो बहुजन नहीं, की बात करते हैं, जातिवादी ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुजन की बात करने वाले अगड़ों के खिलाफ हैं। बिल्कुल नहीं। मैं कम से कम मेरी स्पीच में एक बार भी आपको ये नहीं मिलेगा। मैं जब ये भाषा बोलता हूँ, अब देखिए दिक्कत कहाँ होती है। मैंने एक वाक्य बोला कि मेरे विश्वविद्यालयों में 2019 तक एक भी ओबीसी नहीं था। मेरे विश्वविद्यालयों में, देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आज भी 97% केवल 15% आबादी के लोग हैं। मेरिट नहीं थी इसलिए नहीं रहे होंगे को मेरिट। अब तो एनएफएस आ गया तो बता रहा है कि मेरिट का मतलब क्या होता है, लेटरल एंट्री किसके लिए लाई जा रही है, मेरिट से कैसे रोका जा रहा था, जेएनयू डीयू में इंटरव्यू में कैसे SC ST OBC को नंबर कम दिया जाता है, वो बता दिया। इसका मतलब ये कि जैसे मैंने कहा 97% एक ही तबके के लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कर रहा हूं कि वो उनको निकाल दो, भगा दो, हटा दो, या उनसे मेरी लड़ाई है। नहीं, मेरी लड़ाई ये है कि 90% आबादी वाले 10% क्यों हैं, और 10% आबादी वाले 90% क्यों हैं। तो इसका मतलब ये लड़ाई 10% लोगों के खिलाफ नहीं है, अन्याय के खिलाफ है। अगर अन्याय के पैरोकार मेरी जाति का भी कोई है तो मैं उसके साथ नहीं हूं। मोदी जी बार बार ओबीसी कहते हैं, लेकिन हम मोदी जी के ओबीसी नहीं मानते, क्योंकि वो मंडल कमीशन की बात नहीं करते, वो रिजर्वेशन की बात नहीं करते। 69,000 घोटाला उनके यहाँ, लाठी पड़वाई है इसी लखनऊ में कल। मोदी जी कोई बात जाति जनगणना पे क्यों नहीं कहते? ना तो अपोज करते हैं, ना समर्थन करते हैं। मोदी जी को डर है, समाज का वोट चाहिए, वही पिछड़ा बना के, अति पिछड़ा, दलित, सब वही चाहिए, वोट तो चाहिए। और जो वोट देने वाला तबका है वो कह रहा है कि हमको हिस्सा चाहिए।
नहीं तो मतलब एक स्टैंड तो लेना कि कराएंगे या नहीं कराएंगे। नहीं, स्टैंड लेना पड़ेगा तो वोट नहीं मिलेगा, और अगर स्टैंड ले लिए विरोध में तो वोट नहीं मिला, समर्थन में ले लिए तो अपनी राजनीति खत्म हो जाएगी। आरएसएस क्या करेगा फिर? उनके अपने लोग जो वर्चस्व में उनको ताकत देते हैं, मोदी जी जो चेहरा है, मोदी जी उनके पीछे ताकतवर एक समूह है, तो उस समूह का वो है। इसलिए मेरा कहना यह है कि राजनीति हो, साफ हो। यही बीजेपी 2010 में जातीय जनगणना का समर्थन क्यों कर रही थी, यही अमित शाह बिहार में जाकर क्रेडिट क्यों लेते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना का फैसला तब हुआ जब बीजेपी सरकार में थी, तो यूपी में सरकार में हो क्यों नहीं कर रहे हो, मध्य प्रदेश में सरकार में, वहां ओबीसी मुख्यमंत्री बना दिए। तो ये जितने ओबीसी दलित मुख्यमंत्री हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, कलकत्ता में रेप हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं दुखी हैं, भयभीत हूं और दुखी हैं। मैं बहुत खुश हुआ कि हाँ, राष्ट्रपति को दुखी होना चाहिए, बहुत जरूरी, बहुत अच्छा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मणिपुर पर क्यों नहीं बोली, बस मैं ये एक पीड़ा मेरी है, तो दुखी वहां भी होना चाहिए। इसलिए मेरा एक बात अनिल दा एकदम साफ, आपकी बात लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जाति जनगणना किसी समूह के खिलाफ नहीं है। जाति जनगणना किसी भी जाति समूह के वर्चस्व के खिलाफ है, हकमारी के खिलाफ है, गैर बराबरी के खिलाफ है। इसलिए जाति के नाम पर ना हम समर्थन करते हैं ना हम विरोध करते हैं, हम विचारधारा के नाम पर समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारी जातियों और बहुजन समाज के अनगिनत लोग बीजेपी और आरएसएस में हैं। हम उनको अपना नायक और साथी नहीं मानते, क्योंकि वो विचार से हमारे साथ नहीं है, वो अपनी राजनीति की वजह से वहां है। इसलिए जाति से हम समर्थन विरोध नहीं करते। हो सकता है कोई सवर्ण ये बात समझे, हालांकि मैं मिल नहीं रहा है कोई सवर्ण ऐसा, ये मेरा दुख है, जो जातीय जनगणना के समर्थन में लेख क्यों नहीं लिख रहा है। सारे विरोध में जितने लेख हैं गूगल सर्च करिए, एक ही तबके के लेख क्यों मिलते हैं, मुझे इससे पीड़ा होती है। ये देश ऐसा है जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सवर्ण थे, राहुल सांकृत्यायन सवर्ण थे। इस देश में अनगिनत सवर्ण ऐसे मिलेंगे जो न्याय और समता की बात करते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह सवर्ण थे, पंडित नेहरू भी, अर्जुन सिंह, पंडित नेहरू से लेके तमाम लोग, हमने कभी उनका विरोध किया क्या? हम कहते हैं ना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का हम वैचारिक पुरखा मानते हैं, और लोहिया कह रहे थे संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। पंडित राहुल गांधी भी यही बात कहते हैं। मतलब आप कम से कम विचार से तो वो हमारी बात कर रहे हैं, विचार से हम उनके साथ हैं। पता नहीं बाकी कांग्रेसी क्यों नहीं बोलते हैं। आपको लगता है जातीय जनगणना हो पाएगी, और होगी तो क्या बीजेपी के रहते होगी कि नेक्स्ट सरकार में ही होगी? बीजेपी के रहते होगी या नहीं होगी ये भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर रहा हूं, पर्चा बनाना आता नहीं मुझे, बाबा हूं नहीं इतना, लेकिन भरोसा है इस देश में SC ST OBC पसमानदा उस तबके में एक नया वर्ग तैयार हुआ है जो सचेत है, जागरूक है, अपना इतिहास जानता है और अपना वर्तमान जानता है। वो वर्ग मजबूत हुआ है, गांव गांव में लोग सुनते हैं, समझते हैं, बात होने लगी जाते खुल करके। इस आवाम के ऊपर मुझे भरोसा है कि ये आवाम अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए जैसे कलम किताब स्कूल कॉलेज बचाएगी, मुझे भरोसा है। हालांकि अभी तक मैं निराश हूं, नहीं बचा पा रही है, फिर भी मैं जानता हूं कि अगर ये थोड़ी भी सजग होगी तो जाति जनगणना कराएगी, और जाति जनगणना करना पड़ेगा, चाहे ये सरकार मजबूरी में करे, चाहे अगली को करे। जाति जनगणना इस देश की सच्चाई है और वो करानी ही पड़ेगी। बस देखना है कि कितना नुकसान होने के बाद होती है या समय रहते हो जाती है, ताकि नुकसान बच जाए। धन्यवाद प्रोफेसर साहब बात करने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप क्या सोचते हैं जातीय जनगणना के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।